जी, अब हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ चैप्टर नंबर 18 ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ट्रांसफ्यूजन जो है वो होल ब्लड की भी की जा सकती है और ब्लड कंपोनेंट्स की भी की जा सकती है। ब्लड कंपोनेंट यानी आरबीसीज़ की, प्लेटलेट्स की या फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा की, क्रायोप्रेसिपिटेट की, इनकी ट्रांसफ्यूजन भी की जा सकती है। मोस्ट कॉमन मेडिकल प्रोसीजर यही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन इसके भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, इसकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब हमने एज़ अ होल पूरे ब्लड को कब ट्रांसफ्यूज़ करना है और मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें। बाज़ औक़ात सिर्फ आरबीसीज़ की ज़रूरत होती है, तब सिर्फ आरबीसीज़ देने चाहिए और बाज़ औक़ात सिर्फ प्लेटलेट्स चाहिए, तब सिर्फ प्लेटलेट्स देने चाहिए। अगर तो कोई ट्रॉमा के बाद पेशेंट हमारे पास आया, एक्यूट ट्रॉमेटिक इंजरी है या सर्जरी के बाद हमें ब्लड देना पड़ा है, तो तब हम होल ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है, उसमें आरबीसीज़ का भी लॉस हुआ है, प्लेटलेट्स का भी हुआ है, प्लाज़्मा का भी हुआ है। तो उन केसेस सिर्फ ये एक इंडिकेशन है जिसमें हमें पूरा ब्लड देना पड़ता है, अदरवाइज़ हम सिर्फ ब्लड प्रोडक्ट्स देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? सिर्फ ब्लड लाइक अगर किसी को जो है वो प्लेटलेट्स डेफिशिएंसी हम उसको सिर्फ प्लेटलेट्स देंगे, ना कि पूरा ब्लड देंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि अननेसेसरी जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं, वो नहीं होंगे। दूसरा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हैज़र्ड्स हैं, वो रिड्यूस हो जाएँगे, ठीक है? अच्छा, अब ब्लड लेना डोनर से होता है, हेल्दी डोनर होने चाहिए। उनसे जब ब्लड लेंगे तो उसको फिर स्क्रीन किया जाएगा एचसीवी के लिए, एचबीवी, एचआईवी, मलेरिया, सिफिलिस के लिए और जो स्टैंडर्ड ब्लड होता है 450 ml ब्लड एक डोनेशन में लिया जाता है, उसमें 200 mg तक आयरन होता है और डोनेटेड ब्लड को एक बैग में कलेक्ट कर लेते हैं। उस बैग में ना सिट्रेट एक एंटीकोएगुलेंट है, तो सिट्रेट को ऐड करेंगे और कुछ न्यूट्रिएंट को। अब न्यूट्रिएंट कौन से हैं? डेक्सट्रोज सबसे पहले तो, ग्लूकोज, उसके बाद फॉस्फेट और एडेनिन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने ब्लड को स्टोर करते हुए इसमें ऐड करनी है, ठीक है? और जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस +-2 हो सकता है, यानी 2 से 6 तक जा सकते हैं। तो 4 जो है ना वो टेम्परेचर होना चाहिए ब्लड की स्टोरेज के लिए। अब ब्लड कंपोनेंट्स की बात करें तो आरबीसीज आ जाते हैं सबसे पहले। इनको पैक्ड सेल्स भी कहते हैं, पैक्ड आरबीसीज। इनमें करते ये हैं कि जब डोनर में से हमने पूरा ब्लड लिया, उसको सॉरी सेंट्रीफ्यूगेशन कराई उसकी। जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराई तो टॉप पर सारा प्लाज्मा आ गया और नीचे सारे आपके पास आरबीसीज आ गए। आपने आरबीसीज को लिया, उनमें आपने फर्दर ऐड कर देना है एडिनिन को, ग्लूकोज को, मैनीटोल को और सेलीन को, ठीक है? स्लाइन या सेलीन जो भी आप कहते हैं उसको ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा? रेड सेल प्रिजर्व होंगे और रेड सेल कंसंट्रेट जो आपके पास आया है इसमें डब्ल्यूबीसीज भी होंगे क्योंकि प्लाज्मा ऊपर गया था लेकिन सेल्स नीचे रह गए थे। तो ल्यूको डिप्लीशन फिल्टर से इसको गुजार लेना है जिससे व्हाइट ब्लड सेल रिमूव हो जाएंगे। अब आपके पास सिर्फ आरबीसीज बचेंगे। हम डब्ल्यूबीसी के साथ क्यों ऐसा करें, उसको क्यों रिमूव करें? क्योंकि अगर डब्ल्यूबीसी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस कुछ करवा देते हैं और अगर उनकी ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्या ज़रूरत है ट्रांसफ्यूज़ करने की, ठीक है? सिर्फ आरबीसीज़ को ट्रांसफ्यूज़ करो ताकि रिएक्शंस ना आए कोई। अब ये जो आरबीसीज़ हैं इनको हम स्टोर करते हैं उसी टेम्परेचर पे जिस पे ब्लड को किया जाता है, 4 +-2 डिग्री सेल्सियस पे, और ये 35 से 40 डेज तक प्रिजर्व रहता है, यानी आपके पास फ्यू वीक्स तक, 4 से 5 वीक्स तक ये ठीक रहेगा और इसको आप यूज़ कर सकते हो। अब इंडिकेशंस देख लेते हैं वो कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको सिर्फ आरबीसीज देने पड़ते हैं। अगर सिवियर एनीमिया का पेशेंट है तो उसमें आप आरबीसीज दोगे। एल्डरली पेशेंट्स में, स्मॉल चिल्ड्रन में, वो वाले पेशेंट, आज ये एल्डरली और स्मॉल चिल्ड्रन में ना रिएक्शंस ना हो जाए इसलिए हम सिर्फ आरबीसीज को ट्रांसफ्यूज करते हैं। और वो वाले पेशेंट जिनमें लार्ज वॉल्यूम देने से वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है तो उनमें भी हम सिर्फ आरबीसीज दे देंगे ताकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बेहतर हो और ओवरलोड ना हो जाए। एक और चीज़ है कि जो ब्लड प्रोडक्ट आपने देने हैं, चाहे आरबीसीज देने हो, डब्ल्यूबीसीज देने हो, जो भी देना हो, उसको पहले रेडिएटेड कर लेते हैं। रेडिएशन उसमें डाली जाती है, ठीक है? अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को देना हो, अब रेडिएशन की वजह से उसकी आरबीसीज की हाफ लाइफ थोड़ी कम हो जाती है और उसकी जो है वो 14 डेज कम हो जाती है। आई एम सॉरी, हाफ लाइफ की शेल्फ लाइफ की बात की, लाइक उसको आप कम रख सकते हो ना, कम दिनों के लिए स्टोर रख सकते हो। बट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज से पहले आपने इरेडिएट करना है। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स जो है वो आपके पास आता है होल आरबीसीज को, होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूग करने से, सेंट्रीफ्यूजेशन से। जैसे कि हमारे पास आरबीसीज में हमने ये किया था कि ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन की थी, यहाँ पे भी इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है। और उसके बाद जो है वो प्लेटलेट्स को हम कैसे स्टोर करते हैं, इसको स्टोर किया जाता है 22 +-2 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पे और ये 5 डेज तक फंक्शनल रहेगा। सिर्फ आरबीसी जो है वो 40 डेज तक फंक्शनल था लेकिन ये सिर्फ 5 डेज तक फंक्शनल रहता है। प्लेटलेट्स को हम कब यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं अगर हमें बहुत ज़्यादा प्लेटलेट काउंट कम मिले किसी पेशेंट में और या फंक्शनली प्लेटलेट एबनॉर्मल हो, तो फिर हम उन केसेस में प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। अब एफरेसिस की उसने बात की हुई है, एफरेसिस में क्या करते हैं कि ब्लड को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके
जो भी हमें कंपोनेंट चाहिए होता है उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, और एक बैग में उसको कलेक्ट कर लेते हैं, और जो बाकी कंपोनेंट है आरबीसी, ल्यूकोसाइट, प्लाज्मा वगैरह, उसको डोनर में रिटर्न कर देते हैं। मतलब पूरा ब्लड हमने डोनर से लिया, उसमें से प्लेटलेट्स को सेपरेट किया, और जो बाकी सारा ब्लड था वो डोनर को वापस उसमें इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर ऐसे हम करें तो हमारे पास एक कलेक्शन में 6